किसी भी बड़ी हस्ती की ना असल में दो कहानियां होती हैं। एक वो हमें सुनाते हैं, और दूसरी वो कहानी जो सबूतों के पीछे छिपी होती है। बिल्कुल। और आज हम प्रिंस एंड्रू की कहानी के इन्हीं दो पहलुओं के बीच की खाई को देखने वाले हैं, जो हर नए खुलासे के साथ और भी गहरी होती जा रही है। हमारे पास इंडिया टुडे और बीबीसी के कुछ लेख हैं, और इनके आधार पर आज हम इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल करेंगे। हाल में कुछ दस्तावेज आए हैं और एक नया बहुत ही गंभीर आरोप भी लगा है। सही कहा। आज की बातचीत इसी खाई को समझने की कोशिश करेगी। हम इसे दो हिस्सों में देखेंगे। ठीक है। पहला वो दस्तावेजी सबूत है, ईमेल्स और तस्वीरें जो प्रिंस एंड्रयू की उस कहानी पर सवाल उठाते हैं जो उन्होंने दुनिया को बताई थी। अच्छा। और दूसरा हिस्सा है एक नया और कह सकते हैं विस्फोटक आरोप जो इस पूरे स्कैंडल को सीधे बकिंघम पैलेस की दहलीज तक ले आता है। चलिए तो फिर इस मामले की तह तक चलते हैं। शुरुआत उन दस्तावेजों से ही करते हैं जो सबसे चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। वो है प्रिंस एंड्रू का अपनी बेटियों प्रिंसेस यूजीनी और बीट्रिस की तस्वीरें जेफरी एप्स्टीन को भेजना। हाँ। अब पहली नजर में ये किसी को छुट्टियों की तस्वीरों जैसा लग सकता है। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि यहीं पर इस मामले की असल परतें खुलती हैं। देखिए, ये तस्वीरें भेजी गईं 2011 और 2012 में। इसका मतलब ये है कि ये सब हुआ जेफरी एप्स्टीन के 2008 में एक यौन अपराधी के तौर पर दोषी ठहराए जाने के सालों बाद। हाँ, तो ये सिर्फ एक दोस्त को क्रिसमस कार्ड भेजना नहीं है। ये दिखाता है कि एक दोषी और रजिस्टर्ड यौन अपराधी के साथ प्रिंस एंड्रू का रिश्ता न सिर्फ कायम था, बल्कि इतना सहज और दोस्ताना था कि वो उसमें अपने परिवार को भी शामिल कर रहे थे। अपनी बेटियों को? हाँ, अपनी बेटियों को। ये सीधे तौर पर उनके उस मशहूर 2019 के न्यूज नाइट इंटरव्यू के एकदम खिलाफ जाता है। बिल्कुल। वो इंटरव्यू उनकी सार्वजनिक कहानी थी, और ये ईमेल, ये वो हकीकत है जो उस कहानी को तार-तार कर देते हैं। और तस्वीरों में क्या था? क्या वो सामान्य तस्वीरें थी? तस्वीरें भी काफी निजी हैं, जैसे प्रिंसेस बीट्रिस का मॉन्ट ब्लैंक पर चढ़ना, प्रिंसेस यूजीनी का एक चैरिटी बाइक राइड में हिस्सा लेना। और सबसे जरूरी बात, ये ईमेल एंड्रयू के ऑफिशियल HRH द ड्यूक ऑफ यॉर्क वाले ईमेल पते से भेजे गए थे। ऑफिशियल ईमेल से? जी, ये कोई निजी छिपा हुआ संवाद नहीं था, ये शाही पहचान के तहत हो रहा था। लेकिन एंड्रू के वकील ये भी तो कह सकते हैं कि वो तो बस एक दोस्त होने के नाते अपनी बेटियों की तस्वीरें भेज रहे थे। क्या इन ईमेल्स में ऐसा कुछ है जो इसे दोस्ती से ज्यादा कुछ और साबित करे? देखिए, ये सिर्फ एक गलत फैसले का मामला नहीं है। ये उस मानसिकता को दिखाता है जहां सार्वजनिक छवि और निजी हकीकत में एक बहुत बड़ी खाई होती है। अच्छा। ये पैटर्न बताता है कि एंड्रू के लिए एक दोषी यौन अपराधी के साथ संबंध बनाए रखना इतना सामान्य था कि उन्होंने इसके लिए अपने ऑफिशियल रॉयल ईमेल का इस्तेमाल करने में भी कोई खतरा महसूस नहीं किया। ये सिर्फ लापरवाही नहीं है। तो ये क्या है? ये एक तरह का, क्या कहते हैं, इस्तेहकाक, इंटाइटलमेंट की भावना को दिखाता है। ये मानना कि शायद नियम उन पर लागू ही नहीं होते। और इसी पैटर्न को एक दूसरा ईमेल और भी पुख्ता करता है। आप 2010 वाले ईमेल की बात कर रही हैं जिसमें एक रूसी महिला का जिक्र है। जी हाँ, और ये ईमेल शायद तस्वीरों से भी ज्यादा परेशान करने वाला है। 2010 में एप्स्टीन ने एंड्रयू को एक खूबसूरत भरोसेमंद 26 साल की रूसी महिला से मिलवाने की पेशकश की। और एंड्रयू का जवाब? इसके जवाब में प्रिंस एंड्रयू ने खुशी जाहिर की। अब इसके समय पर गौर कीजिए, ये सब कब हो रहा है? कब? एप्स्टीन के जेल से छूटने और हाउस अरेस्ट यानी घर पर नजरबंदी खत्म होने के ठीक बाद। हाउस अरेस्ट का मतलब है कि सजा के तौर पर उन्हें अपने घर में ही रहना पड़ता था। बिल्कुल। तो जैसे ही एप्स्टीन की नजरबंदी खत्म होती है, दोनों के बीच इस तरह की ईमेल का आदान प्रदान शुरू हो जाता है। और इसके ठीक बाद ही वो न्यूयॉर्क गए थे, है ना? हाँ, इसके सिर्फ 2 महीने बाद एंड्रयू न्यूयॉर्क जाते हैं, एप्स्टीन के टाउन हाउस में रुकते हैं, और दोनों की सेंट्रल पार्क में घूमते हुए वो बदनाम तस्वीरें सामने आती हैं। ये रिश्ता खत्म तो बिल्कुल नहीं हुआ था। खत्म होना तो दूर की बात है, दस्तावेज ये भी बताते हैं कि एंड्रयू ने एप्स्टीन को हाउस अरेस्ट खत्म होने के सिर्फ 1 महीने बाद बकिंघम पैलेस में भी बुलाया था। तो ये रिश्ता तो दोबारा पूरी तरह से सक्रिय हो रहा था। ये समझना भी जरूरी है कि ये कोई छोटा मोटा लीक नहीं है। हम बात कर रहे हैं लगभग 30 लाख दस्तावेजों की, 2000 से ज्यादा वीडियो और हजारों तस्वीरें। हाँ, इन दस्तावेजों में एलन मस्क और बिल गेट्स जैसे दूसरे बड़े नाम भी आए हैं। हालांकि गेट्स के प्रवक्ता ने उन पर लगे आरोपों का पुरजोर खंडन किया है।
लेकिन एंड्रू का मामला इसीलिए अलग है क्योंकि यहाँ सबूत सीधे उनकी अपनी बातचीत से जुड़े हैं। सही कहा। यहाँ बात किसी के आरोप की नहीं है, बल्कि उनके खुद के लिखे हुए शब्दों की है, और ये शब्द उनकी सार्वजनिक कहानी के एकदम विपरीत है। ये दस्तावेज उस इमारत की नींव को खोखला कर देते हैं जो उन्होंने अपने बचाव में खड़ी की थी। ये दस्तावेज तो अपनी जगह हैं, जो एक रिश्ते की कहानी कहते हैं, लेकिन अब जो एक नया आरोप सामने आया है वो इन ईमेल्स और तस्वीरों को और भी ज्यादा संगीन और भयावह बना देते हैं। एक नई महिला सामने आई है, और यही इस कहानी का दूसरा और शायद सबसे विस्फोटक हिस्सा है। ये एक नया और बहुत ही गंभीर आरोप है। क्या है ये आरोप? एक महिला का दावा है कि जेफरी एप्स्टीन ने उसे प्रिंस एंड्रयू के साथ यौन संबंध बनाने के लिए ब्रिटेन भेजा था, और ये घटना कथित तौर पर 2010 में एंड्रयू के शाही निवास विंसर के रॉयल लॉज में हुई थी। रॉयल लॉज में? मतलब एक शाही निवास के अंदर? ये तो पहले के आरोपों से बहुत अलग है। यही इस आरोप की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात है, घटना की जगह। ये पहली बार है जब किसी एप्स्टीन सर्वाइवर ने किसी शाही निवास के अंदर यौन शोषण का आरोप लगाया है। इससे पहले के आरोप कहाँ के थे? पहले के आरोप होटलों, एप्स्टीन के निजी द्वीपों या उसके घरों पर लगे थे। ये आरोप इस स्कैंडल को सीधे शाही परिवार के दरवाजे के अंदर उनके अपने घर में ले आता है। तो ये प्रतीकात्मक रूप से बहुत बड़ा है। बहुत। ये संस्था की पवित्रता और सुरक्षा पर एक सीधा हमला है। और महिला यही नहीं रुकती, उनका एक और दावा है जो सुनने में अविश्वसनीय लगता है। हाँ, उनका दावा है कि एंड्रू के साथ रात बिताने के बाद अगले दिन उन्हें बकिंघम पैलेस का एक निजी टूर कराया गया और चाय भी पिलाई गई। क्या? बकिंघम पैलेस का टूर? जी। अगर ये सच है तो ये दिखाता है कि यह सब कितनी बेशर्मी और खुलेपन से हो रहा था। ये किसी अपराध को छुपाने जैसा नहीं लगता, बल्कि उसे एक इनाम या शाही अनुभव के तौर पर पेश करने जैसा लगता है। इस महिला का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? क्योंकि ऐसे मामलों में वकील की विश्वसनीयता बहुत मायने रखती है। उनके वकील हैं ब्रैड एडवर्ड्स। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ब्रैड एडवर्ड्स, ये नाम सुना हुआ है। एडवर्ड्स वही वकील हैं जिन्होंने वर्जीनिया गिफ्रे का भी प्रतिनिधित्व किया था, और वो दुनिया भर में 200 से ज्यादा एप्स्टीन सर्वाइवर्स के वकील हैं। उनकी साख बहुत मजबूत है। तो उनका क्या कहना है? एडवर्ड्स ने बीबीसी को दिए एक बयान में साफ कहा है, हम कम से कम एक ऐसी महिला के बारे में बात करें जिसे जेफरी एप्स्टीन ने प्रिंस एंड्रयू के पास भेजा था। ये कोई अटकल नहीं है, ये एक वकील का सीधा बयान है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि ये सब परिस्थिति जन्य सबूत हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। क्या इस नए आरोप के बिना भी ये दस्तावेज अकेले इतने मजबूत हैं? देखिए, अपने आप में दस्तावेज एक सार्वजनिक हस्ती द्वारा लगातार झूठ बोलने और जनता को गुमराह करने का एक मजबूत मामला बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप उन दस्तावेजों को इस नए आरोप के साथ जोड़कर देखते हैं तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। वो 2010 का ईमेल याद है? हाँ, जिसमें एक खूबसूरत युवा महिला से मिलवाने की बात हुई थी। और ये नया आरोप भी 2010 का ही है। ओह। अचानक वो ईमेल सिर्फ एक अजीब बातचीत नहीं रह जाता, बल्कि एक संभावित अपराध की प्रस्तावना जैसा लगने लगता है। इससे शाही परिवार की प्रतिक्रिया पर भी सवाल उठते हैं। उन्होंने एंड्रू से उनके टाइटल और शाही जिम्मेदारियां छीन ली। क्या वो काफी नहीं था? यहीं पर वकील ब्रैड एडवर्ड्स एक बहुत ही दिलचस्प और तीखी बात कहते हैं। क्या? उनके अनुसार शाही परिवार द्वारा एंड्रयू से उनके टाइटल छीन लेने का असर पीड़ितों की मदद करने के एकदम विपरीत हुआ है। विपरीत? वो कैसे? उनका तर्क है कि इस कदम से एंड्रयू को ये कहने का बहाना मिल गया है कि मैं अब कोई काम करने वाला रॉयल नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं कोई मुआवजा नहीं दे सकता। मतलब शाही परिवार ने अनजाने में एंड्रू की मदद कर दी। एडवर्ड्स का तो यही मानना है कि इस तरह शाही परिवार ने एंड्रयू को पीड़ितों के प्रति अपनी वित्तीय जिम्मेदारी से बचने का एक रास्ता दे दिया है। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है, और हमें यह भी याद रखना चाहिए, वर्जीनिया गिफ्रे के मामले में एंड्रू ने अदालत के बाहर लगभग 12 मिलियन पाउंड का समझौता किया था। हाँ, हालांकि उन्होंने आरोपों को कभी स्वीकार नहीं किया। और दुख की बात है कि गिफ्रे ने पिछले साल आत्महत्या कर ली थी, जो इस कहानी के मानवीय पहलू को और भी दर्दनाक बना देता है। बिल्कुल। एडवर्ड्स का कहना है कि शाही परिवार का ये कहना कि वे पीड़ितों के साथ है खोखला लगता है, अगर उनकी कार्रवाइयों का नतीजा ये निकले कि पीड़ितों के लिए न्याय और मुआवजे का रास्ता और मुश्किल हो जाए। तो ये जवाबदेही पर ही एक बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा,
क्या जवाबदेही सिर्फ सार्वजनिक रूप से पद से हटा देना है या इसका कोई ठोस मतलब भी होना चाहिए? वकील इस मामले में एक सिविल मुकदमा दायर करने पर विचार कर रहे हैं और सिविल मुकदमा का मतलब है कि वो एंड्रयू को जेल भेजने की नहीं बल्कि अपनी क्लाइंट को हुए नुकसान के लिए हर्जाना या मुआवजा दिलाने की कोशिश करेंगे। सही। ये न्याय का एक अलग रूप है जो वित्तीय जवाबदेही पर केंद्रित है। तो अगर हम इन सब जानकारियों को एक साथ रखें तो हमारे सामने क्या तस्वीर उभरते हैं? एक तरफ है दस्तावेज जो एक यौन अपराधी के साथ लगातार दोस्ती और मेलजोल को साबित करते हैं, जो प्रिंस एंड्रयू के सार्वजनिक दावों के बिल्कुल उलट है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है एक शाही निवास के अंदर यौन शोषण का एक नया, सीधा और विस्फोटक आरोप। और जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये एक दूसरे को मजबूत करते हैं। नए दस्तावेज उस व्यवहार के पैटर्न को विश्वसनीयता देते हैं जिसका आरोप पीड़ित लगा रहे हैं। वो दिखाते हैं कि एंड्रयू एप्स्टीन के साथ जुड़े रहने में कितने सहज थे। और वहीं ये नया आरोप उन दस्तावेजों और ईमेल को और भी ज्यादा संगीन बना देता है। तो मतलब यहाँ मुख्य तनाव एक सार्वजनिक हस्ती के बार बार के इनकार और दूसरी तरफ दस्तावेजों और गवाहियों के बढ़ते पहाड़ के बीच है। हाँ, एक पहाड़ जो एक बिल्कुल अलग कहानी बयान करता है, एक कहानी जो हर नए खुलासे के साथ और ज्यादा परेशान करने वाली होती जा रही है। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैंने कहा, वकील एक सिविल मुकदमा दायर करने पर विचार कर रहे हैं, तो ये मामला सिर्फ अतीत का नहीं है, ये अभी भी चल रहा है। और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाता है। इतने विस्तृत आरोपों और दस्तावेजी सबूतों के सामने राजशाही जैसी संस्था का हिस्सा रहे किसी सार्वजनिक व्यक्ति के लिए सच्ची जवाबदेही आखिर कैसी दिखती है? मतलब क्या सिर्फ टाइटल छीन लेना और सार्वजनिक जीवन से हटा देना काफी है? या न्याय के लिए कुछ और भी जरूरी है, खासकर उन पीड़ितों के लिए जिनकी आवाज अब सामने आ रही है? क्या संस्था को बचाने की कोशिश में व्यक्ति की जवाबदेही कहीं खो जाती है?